कुछ कहो तो शर्मा जाती हैं आंखें, बिन बोले बहुत कुछ बयां कर जाती हैं आंखें। जी हाँ, आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी अपनी आंखों को बंद कर लें, तो हमारी दुनिया सूनी हो जाती है। आंखें इस रंगीन दुनिया की, इस खूबसूरत दुनिया का दीदार कराती हैं। जी हाँ, दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे आज के शो दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ। आज हमारे साथ होंगे वरिष्ठ नेत्र सर्जन और सुवी नेत्र चिकित्सालय और लेसिक लेजर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आंखों को लेकर के हम बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब से आज करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। अगर थोड़ी देर के लिए हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, तो चारों तरफ हमारे अंधेरा छा जाता है। तब हमें समझ में आता है हमारी आंखों की कीमत का। इन आंखों को लेकर के कई बार हम बहुत ही ज्यादा बेपरवाह हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन आंखों की देखभाल हमें कैसे करनी है, वर्तमान समय में किस तरीके से हम आंखों को साथ संभाल करें, और क्या क्या बीमारी आंखों की हो सकती है, ये सारी बातें करेंगे हम डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर रेणु जी। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? सर हम लोग दर्पण, जी सर आवाज आ रही है आपकी। हम आपका अच्छा, दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं हमारे शो दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ। सर, जैसा कि कहा जाता थैंक है, यू थैंक यू रेनी डॉक्टर रेणु जी, थैंक यू वेरी मच। सर जैसा कि कहा जाता है कि आंखें हमारे शरीर का बहुत ही खूबसूरत अंग और महत्वपूर्ण अंग होती हैं। अगर थोड़ी देर के लिए भी आंखों को बंद कर लिया जाए, तो सारी दुनिया हमारी अंधकार में हो जाती है। बहुत ही कीमती है ये आंखें। हम इनके बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे जो हमारे साथ हैं, आप सुरेश कुमार पांडे जी का सफर डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे तक का सर। आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से सर, उसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका आप सभी को नमस्कार करता हूं, और मैं डॉक्टर रेणु जी का विशेष आभारी हूं, जिन्होंने आज मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश पांडे है, और मैं एक्चुअली मैंने अपनी एमबीबीएस पढ़ाई मेडिकल कॉलेज जबलपुर से पूरी की। उसके बाद फिर मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से नेत्र रोग विशेषज्ञ की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद मुझे लगभग 7 वर्षों तक विदेश में रहने का मौका मिला, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। सन 2006 में हम लोग भारत लौटे, और डॉक्टर विदुषी जो कि मेरी वाइफ है, उनके साथ हम लोगों ने सूर्य चिकित्सालय की स्थापना की। तो विगत 14 वर्षों का सफर बहुत ही अच्छा रहा है। इस दौरान लगभग 90,000 ऑपरेशन करने का मुझे अवसर मिला, और साथ ही साथ कोरोना कालखंड के दौरान आप सभी लोगों से वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़कर आंखों के बारे में समय समय पर जागरूकता बढ़ाने, अपडेट करने का भी मुझे अवसर मिलता रहा है। तो आइए, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है कि आपके इस चैनल के माध्यम से आंखों की बात हम करने जा रहे हैं। सवाल जवाब का जो क्रम है डॉक्टर रेणु के माध्यम से संपन्न होने जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है, और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से डॉक्टर रेणु जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का मौका दिया। गुड, थैंक यू सर। सर, जब आंखों की बात आती है, नेत्र की बात आती है, तो उसके साथ हमारी नजर, हमारी दृष्टि जुड़ जाती है। तो मैं सबसे पहला जो सवाल जवाब का हम ये दौर शुरू करें, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि दृष्टि दोष होता है वो क्या चीज होती है, और इसका उपचार कैसे किया जाना है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है डॉक्टर रेणु जी। पूरे विश्व भर में दृष्टि दोष, अंधता का या दृष्टि बाधिता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। आप देख रहे हैं, ये हमारी आंख है।
आप देख पा रहे हैं ये हमारी आंख है एक मॉडल के माध्यम से। तो आंख का सबसे बाहरी हिस्सा होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया है। और ये आंख का जो है वो लेंस है, ये लेंस आंख का लेंस है। और ये आंख का पर्दा है जिसको रेटिना बोलते हैं। और ये आंख की नस है जिसको दृष्टि तंत्रिका बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब सामान्य हमारी आंख होती है तो इसकी जो लंबाई होती है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये लगभग 23 मिलीमीटर होती है, 23 मिलीमीटर। जब आपकी लंबाई या तो ज़्यादा अधिक हो जाती है या ज़्यादा कम हो जाती है तो दृष्टि दोष हो जाता है। यदि आंख के पर्दे पर जो इमेज होती है वो पर्दे पर नहीं बन के उसके आगे बनती है तो ये एक तरह का जो है होता है वो मायोपिया नामक दृष्टि दोष कहलाता है। और ये इमेज अगर पीछे की तरफ बनती है तो हाइपरमेट्रोपिया नामक दृष्टि दोष कहलाता है। तो ये दृष्टि दोष जो होता है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया या एस्टिग्मेटिक या प्रेस बायोपिया, ये 4 तरह का हो सकता है। और ये दृष्टि दोष बहुत कॉमन है, इसको लेके हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दृष्टि दोष का जो उपचार है वो बहुत सिंपल है। जैसे जब आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक चश्मे का ट्रेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विजन ऑटो रिफ्रैक्शन बोलते हैं जिसको। उस चश्मे के ट्रेस के माध्यम से आप चश्मा पहनते हैं तो दृष्टि दोष का निराकरण संभव है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई सारे लोग चश्मा लगाना चाहते नहीं हैं, चश्मा लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो दृष्टि दोष जब भी आपको होता है तो आप इसको नजरअंदाज नहीं करें, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना आंखों का टेस्ट कराएं। और टेस्ट कराने के बाद में चश्मा यदि एडवाइस होता है तो चश्मा पहने आप। कई बार क्या होता है कि चश्मा लगाना एक भ्रांति होती है कि चश्मा लगाने से नंबर और बढ़ जाएगा या चश्मा लगाने से हमें हाँ। आंखें और खराब हो जाएगी, तो उन भ्रांतियों से दूर रहें। तो दृष्टि दोष के बारे में आपने जाना कि ये मुख्यतः मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेस बायोपिया या एस्टिग्मेटिज हो सकता है। प्रेस बायोपिया एक विशेष प्रकार का दृष्टि दोष है जो कि 40 वर्ष के बाद होता है। 40 वर्ष के बाद में हमारा जो आंख का जो लेंस होता है उसमें जो सिलियरी मसल्स होती है, तो सिलियरी मसल्स की जो कैपेसिटी होती है लेंस को फोकस करने की, वो प्रभावित हो जाती है। इस वजह से हमें पास के अक्षर जो होते हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इसको हम लोग प्रेस बायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दोष कहते हैं। प्रेस बायोपिया के लिए हमें पास का चश्मा लगाना होता है। तो मतलब दृष्टि दोष होने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेकर के, और अगर चश्मा लगाने की जरूरत पड़े तो हमें चश्मा लगा लेना चाहिए। और ये सब हाँ भ्रांतियां बिल्कुल, कि जी, ये सब बिल्कुल, भ्रांतियां कि चश्मा यूज करेंगे तो हमारा नंबर बढ़ जाएगा, बल्कि हमारे आंखों पर जोर कम पड़ेगा, अगर जनरल भाषा में हम बात करते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे जी। देश में क्या होता है कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं चश्मे को लेके। हाँ। खासकर जो महिलाएं होती हैं या जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको लेके पेरेंट्स बड़े पजेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व होते हैं। वो बोलते हैं कि अरे साहब ये तो छोटी बच्ची है, अभी से चश्मा हम्म। लगेगा तो फिर कैसे होगा, बाद में शादी भी करनी पड़ेगी। तो हम लोग बताते हैं कि चश्मा लगा लें। चश्मा लगाएंगे आपको क्या होगा कि चश्मा लगाने से आपको साफ दिखाई देगा। आपको अगर आप ड्राइव करते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी। यदि आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो साफ दिखाई देगा। तो आप जो कॉपी कर रहे हैं उसमें मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो इस प्रकार से हम्म। साफ देखना, दृष्टि साफ दिखाई देना एक बहुत जरूरी बात है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहूंगा कि जब भी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे, आप एक आंख बंद करके देखें, दूसरी आंख को भी बंद करके देखें। बारी बारी से आंखों को बंद करके कंपेयर करें कि आपको दोनों आंखों से साफ दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। यदि आपको दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब आपकी आंख की रोशनी कम है। तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और टेस्ट करा के उनकी सलाह के अनुसार चश्मा पहने। और चश्मा लगाने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें, किसी तरह की भ्रांति में नहीं रहें। और यदि दूसरे लोग, कई बार क्या होता है कि हमारे परिवार में कई बार लोग उसको मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे चश्मा पहन लिया, ये तो चश्मुदीन हो गया। हम्म। तो हम्म। इस तरह की मजाकों को आप हल्के में लें, ज्यादा गंभीरता से दिल से नहीं लें। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप को चश्मा लगाने की जरूरत हो तो चश्मा लगाएं। और साथ ही साथ जो अपना चश्मा है उसको संभाल के रखें जिससे कि उसमें स्क्रैच वगैरह नहीं आए। और उसको अच्छी तरह से अपने डिब्बे में बंद करके रखें जिससे कि चश्मा आपका जो ग्लासेज है उसको स्क्रैच फ्री रहें और वो साफ, उसको साफ बराबर करते रहें।
बिल्कुल चश्मा लगाने से कुछ भी खराब नहीं है, बल्कि हमें और अच्छा से क्लियर हमें दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, दृष्टि दोष के बाद जनरली जो हम जानते हैं, एक बीमारी आंखों की सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है मोतियाबिंद। जनरली कहा जाता है कि मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, उसके बाद सही हो जाएगा। लेकिन मोतियाबिंद ये है क्या चीज, क्या बीमारी ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मोतियाबिंद आंख की एक विशेष प्रकार की बीमारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मॉडल है आंख का, तो इस मॉडल में आप देख रहे हैं कि ये, जैसा कि मैंने बताया था कि कॉर्निया है जो आगे का ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है, और इसके बाद फिर ये आप देख पा रहे हैं कि ये आंख की नस है, ये आंख का पर्दा है, और ये आंख का लेंस होता है। इस प्रकार से देख रहे हैं आप, ये लेंस होता है। तो है? लेंस जो होता है वो इस तरह का यहाँ पे फिट होता है, यहाँ पे नॉर्मल ये लेंस का स्थान है। तो जब लेंस होता है नॉर्मल ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। जब लेंस की पारदर्शिता उम्र बढ़ने के कारण प्रभावित हो जाती है और उसके अंदर धुंधलापन आ जाता है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर धुंधलापन आ चुका है, तो उसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। जो आंख का जो पारदर्शी लेंस होता है, अगर धीरे धीरे बढ़ती उम्र के कारण या अन्य किसी कारण से अपनी पारदर्शिता खो देता है, तो उस स्थिति को हम मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद एक बीमारी नहीं कह के इसको हम उम्र के साथ होने वाला परिवर्तन कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिसको हम एज रिलेटेड कैटरेक्ट कहते हैं, वो बढ़ती आयु के कारण लेंस के प्रोटीन में होने वाला परिवर्तन है, जिसके कारण लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है। तो मोतियाबिंद एक बहुत ही सामान्य आंख की बहुत ही कॉमन बीमारी है, और पूरे विश्व भर में ये अंधता का सबसे मुख्य कारण है। और मोतियाबिंद को भी लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिसके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मोतियाबिंद के बारे में एक सबसे बड़ी भ्रांति है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है वो सर्दी में कराना चाहिए, गर्मी में कराने से आंख खराब हो हाँ। जाती है। और मोतियाबिंद के बारे में भ्रांति है कि इसका ऑपरेशन पकने पे कराना चाहिए, इसका ऑपरेशन कच्चे में नहीं कराना चाहिए। एक और भ्रांति है कि मोतियाबिंद का जो होता है वो इलाज दवाई से भी हो जाता है, दवाई हम डालते हैं तो दवाई से भी संभव होता है। तो ये सब भ्रांतियां हैं। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में, पूरी विश्व भर में अभी तक कोई भी ऐसी दवाई का इजाद नहीं हुआ है, कोई भी दवाई का आविष्कार नहीं हुआ है जिससे कि मोतियाबिंद को रिवर्स किया जा सके। एक बार मोतियाबिंद अगर हो जाता है तो उसको काटने की या उसको रिवर्स करने की कोई भी दवाई अभी तक पूरे वर्ल्ड में मेडिकल लिटरेचर में नहीं है। और दूसरा क्या है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप किसी भी मौसम में करा सकते हैं, क्योंकि मोतियाबिंद होने के बाद एकमात्र इसका उपचार केवल सर्जरी है, ऑपरेशन ही इसका एकमात्र उपचार है। दवाई के माध्यम से या अन्य किसी ट्रीटमेंट के माध्यम से इसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसका ऑपरेशन आप कहीं किसी भी मौसम में करा सकते हैं। इसके लिए मोतियाबिंद का पकना भी जरूरी नहीं है। यदि आपको दिनचर्या में दिक्कत आ रही है, जैसे गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कत आ रही है या फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसका ऑपरेशन कराने के लिए अपने नजदीकी नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे मोतियाबिंद जब भी आपको डायग्नोस होता है या आपको दिक्कत आ रही है, तो आप तुरंत अपने नजदीकी नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि मोतियाबिंद को पकने का इंतजार नहीं करें। यदि आपको कैटरेक्ट आ चुका है तो गाड़ी चलाते समय आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको सीढ़ी उतरते टाइम चढ़ते टाइम दिक्कत हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप गिर सकते हैं घर पे। इसलिए इसको हल्के में नहीं लें। और जब भी आपको दिक्कत होने लगे ड्राइविंग में या अखबार पढ़ने में या अन्य किसी कामों में, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलके और इसके उपचार के बारे में, इसके ऑपरेशन के बारे में उनकी सलाह के अनुसार और आप आगे बढ़े। और इसको कराने के लिए कोई भी मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम में ये ऑपरेशन कराया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कहते हैं ना मोतियाबिंद हमें हो रहा है, इसके क्या कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सके कि नहीं, हाँ मोतियाबिंद है हमें? हाँ, क्या ये दिक्कत शुरू में आती है? बहुत अच्छा जी। सवाल पूछा आपने। मोतियाबिंद के प्रमुख लक्षण हैं, जैसे सबसे पहला लक्षण है कि रात को गाड़ी चलाते समय चकाचौंध होना, जिसको हम बोलते हैं फोटोफोबिया। कई बार क्या होता है कि रात में अगर आप हम चांद देख रहे हैं, रात में जैसे पुराने लोग चांद देखते थे, तो चांद 2 या 3 4 दिखाई दे सकते हैं। दूसरा लक्षण है कि कलर जो होते हैं, रंग होते हैं, वो फीके दिखाई देना। जैसे आप अपना घर पे आप जाएंगे तो जो घर पे जो रंग होते हैं वो फीके दिखाई देंगे, फीके दिखाई देंगे।
तीसरा लक्षण है अस्पष्ट दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना। मतलब जो भी कोई, जैसे कोई आदमी मिलने आया आपसे, आप पहचानेंगे नहीं कौन आदमी मिलने आया, वो धुंधला दिखाई देगा। जब पास आ जाएगा वो इंसान, या उसकी आवाज से आप पहचानेंगे कि वो कौन है, या उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई देगा। चौथा लक्षण है इसका मोतियाबिंद का, कई बार क्या होता है कि जैसे डबल इमेज दिखाई देती है इससे, जैसे चांद 2 दिखाई दिए, 3 दिखाई दिए। और या फिर कई बार इसमें क्या होता है कि जब आप सीढ़ी चढ़ रहे उतर रहे होते हैं, क्योंकि स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए आपको जजमेंट हो नहीं पाता है कि कहाँ पे पैर रखना है। तो क्या होता है कि मोतियाबिंद के सबसे प्रमुख कारण है कि अस्पष्ट दिखाई देना, कलर फीके दिखाई देना, गाड़ी चलाते समय चकाचौंध होना, और साथ ही साथ कोई भी वस्तु 2 दिखाई देना। तो ये 4 प्रमुख लक्षण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मोतियाबिंद एक पेनलेस बीमारी है। इसमें आँखों में दर्द नहीं होता है। यदि आपको मोतियाबिंद के साथ में आँखों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब मोतियाबिंद पक चुका है, वो काला पानी यानी कि ग्लूकोमा बन चुका है। इसलिए जो पेनलेस लॉस ऑफ विजन, मतलब बिना दर्द हुए रोशनी कम होना, अस्पष्ट दिखाई देना, ये मोतियाबिंद का सबसे कॉमन सिम्पटम है, सबसे मुख्य लक्षण है। जी। तो अगर ये लक्षण हमारे सामने आ रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें मोतियाबिंद हो चुका है। आपने काला पानी की बात की थी, हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि इसका इलाज एकमात्र ऑपरेशन हमें कराना है। जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाता है तो अक्सर सुना जाता है कि लेंस भी लगाए जाते हैं। तो इस मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कौन-कौन से हैं डॉक्टर साहब ऐसे लेंस जो लगाए जाते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आप लेंस देख रहे हैं, जो कि डिफेक्टिव लेंस है, जो कि लेंस खराब हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आजकल जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, तो इस लेंस के बाहरी हिस्से पे एक छोटा सा 5 मिलीमीटर का एक ओपनिंग बना के, और उसके अंदर जो जो अपारदर्शी हो चुका लेंस, उसको हम निकाल देते हैं। और एक जो झिल्ली होती है, जो लेंस की झिल्ली होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सुलर बैग, तो उस झिल्ली के अंदर कृत्रिम लेंस यानी कि इंट्राओकुलर लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। तो कृत्रिम इंट्राओकुलर लेंस का जो प्रत्यारोपण होता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो उसके पहले आंखों की विस्तार से जांच की जाती है, आंख के पर्दे की जांच की जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो रोगी होता है, उसकी जो हम लोग लाइफस्टाइल क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। और कई बार जांच करने पे अगर ये पाया जाता है कि आँख का जो आँख का जो कॉर्निया होता है, जिस प्रकार से आप ये मॉडल देख रहे हैं आँख का, तो इस मॉडल में आप देख रहे हैं कि आँख का जो कॉर्निया होता है, सामने वाला जो हिस्सा होता है आँख का, तो उस हिस्से में कई बार क्या होता है कि तिरछा नंबर ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। तो यदि आपको एस्टिग्मेटिज्म है, कॉर्निया में तिरछा नंबर ज़्यादा है, तो आपको फिर टॉरिक लेंस का प्रत्यारोपण करना अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें टॉरिक लेंस में क्या होता है कि कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म और कैटरेक्ट दोनों को साथ-साथ करेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको चश्मा जो चश्मे पे डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं कि चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़े, हमें मोबाइल बिना चश्मे के दिख जाए। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग मल्टीफोकल लेंस का लगाने का सुझाव देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि साहब ऐसा है कि आप चश्मा हमें गाड़ी चलाने ज़्यादा पड़ती है रात को, और इसलिए हम चश्मा लगा लेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग मोनोफोकल स्फेरिकल लेंस लगाने का सलाह देते हैं। तो कौन सा लेंस अच्छा रहेगा, ये आंखों की विस्तार से जांच करने पे हम लोग बताते हैं। और साथ ही साथ जो रोगी होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उस पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। तो ये जब भी कोई ऑपरेशन कराने आता है, तो हम उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उससे बात की जाती है अच्छी डिटेल में, ताकि उनके बारे में हम जरूरत को समझ सकें, और उनकी जरूरत के हिसाब से, आंखों के टेस्ट के हिसाब से हम उनको जो एक सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे उपयुक्त लेंस का चुनाव उनके लिए कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला अभी मल्टीफोकल लेंस भी हम लोग लगाते हैं, तो क्या अगर ये मल्टीफोकल लेंस जब लगा दिया जाता है तो चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती है फिर? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब आप मल्टीफोकल लेंस लगाते हैं, तो क्या होता है कि इसमें चश्मे पर जो निर्भरता होती है, वो बहुत कम हो जाती है। जैसे हम अच्छा। लोग कई कई बार क्या होता है कि हम लोग पेशेंट आते हैं, तो हम बोलते हैं कि चश्मे पे निर्भरता आपकी बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको लगभग 90 से 95% जो काम होते हैं, वो चश्मे के बिना आप कर पाएँगे। पर लेकिन जैसे मान लो पेपर होता है, न्यूज़पेपर में वो आपको बहुत ही बारीक पढ़ना है, जैसे सपोज़ मैं बहुत ही बारीक पढ़ना आपको, जैसे ये लिखा हुआ है, बहुत हल्का, बहुत ही बारीक है, बहुत ही फाइन प्रिंट है। तो उसको पढ़ने के लिए फिर आपको
कभी कभी चश्मा लगाने पड़ सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि 90 to 90% जो आप काम है वो बिना चश्मे कर सकते हैं। और इसमें से क्या होता है अच्छा। कि 100 में से 90 से 95% लोगों को चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन किसी किसी 5% लोगों को कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए सबसे जो इस मल्टीफोकल लेंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये चश्मे पे आपकी निर्भरता को कम कर बहुत देता कम कर देता है। है। जी। जी। हाँ, डॉक्टर साहब, जैसे अभी कहा कि मोतियाबिंद का इलाज ऑपरेशन ही है इसका इलाज। तो अब सवाल ये आता है कि इसका जब ऑपरेशन कराया जाता है तो सबसे बड़ी बात यह थी कि इस ऑपरेशन में समय कितना लगता है। ये हमारे पास एक सवाल भी आया है कि ऑपरेशन कितनी देर का होता है ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें ऑपरेशन में क्या होता है कि समय बहुत कम लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। और आप ये जी। देख पा रहे हैं मॉडल के माध्यम से, जैसे आप ये हम्म। देख रहे हैं कि ये हमारी आंख है, और इस आंख हम्म। में जो आपको कॉर्निया है, तो ये छोटा सा आजकल एक कट लगता है, बहुत ही छोटा सा सब कुछ चीरा लगता है, जिसको हम हम्म। लोग माइक्रो इंसिजन कहते हैं। तो ये छोटा सा जो कट होता है ये लगभग 2.2 मिलीमीटर का होता है। और इसमें क्या होता है, इस कट के माध्यम से एक जो फेको मशीन होती है उसका प्रोब होता है, वो आंख के अंदर प्रवेश हम्म। करता है, और उससे अल्ट्रासोनिक एनर्जी से जो मोतियाबिंद होता है उसको काटा जाता है। वो काटने के बाद फिर उसको सक कर लिया जाता है, उसको वैक्यूम से खींच सक कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम इंजेक्टर के माध्यम से इसी जो छोटे से कट से ही हम लोग लेंस को कैप्सूलर बैग के अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं। और पूरा का पूरा जो ऑपरेशन होता है ये लगभग 7 से 10 मिनट में पूरा हो जाता है। कई हम लोगों ने हमारे जो पेज है, फेसबुक पेज है, उस पर वीडियो डाले हुए, लाइव वीडियो डाले हुए हैं, जो आप देखेंगे 7 से 10 मिनट में पूरे हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान आजकल जो भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है वो बिना इंजेक्शन लगाए, बिना टाँके लगाए, बिना पट्टी लगाए किया जाता है। पेशेंट आपके घर पे आता है और वो देखता हुआ वापस चला जा सकता है। कई लोग तो ड्राइव करते हुए वापस घर जा सकते हैं। तो इसलिए हम्म। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं कि साहब पट्टी लग जाएगी और बहुत ज्यादा दर्द होगा, या फिर कई सारी भ्रांतियां इसमें भी रहती हैं। मरीज डरते हैं कि साहब इंजेक्शन बहुत जोर से दर्द होगा, या फिर ऑपरेशन पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पट्टी लगानी पड़ेगी, अंधेरे कमरे में रहना पड़ेगा। बहुत सारी हम्म। भ्रांतियां हैं। तो इसलिए इन भ्रांतियों के साथ मैं सुझाव दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन भ्रांतियों के साथ आप इन भ्रांतियों को दूर करें। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जब भी समस्या हो तो आप अपने नजदीक में विशेषज्ञ से संपर्क करके और ऑपरेशन के बारे में जानकारी लें। और ऑपरेशन जो होता है वो मात्र 10 मिनट का होता है, और इसके बाद आप अपना काम दूसरे दिन से शुरू कर सकते हैं। केवल हम लोग ये एक परहेज होता है पानी लगाने का, कि आप आंखों को पानी से नहीं धोएं कम से कम 10 दिन तक। इसके अलावा आप अच्छा। ड्राइविंग कर सकते हैं, आप कंप्यूटर चला सकते हैं, आप फोन यूज कर सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, आप किचन में काम कर सकते हैं, आप सब काम कर सकते हैं। केवल बस आंख को पानी से बचाना है, वो भी 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए आप नीचे से नहा सकते हैं, उसके बाद आप सिर से नहा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि जो जिससे कि भ्रांतियों को दूर होने में सहायता मिलेगी। और साथ ही साथ मोतियाबिंद जब भी होता है तो आप इसके ऑपरेशन से घबराएं नहीं, क्योंकि कई कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार पेशेंट को मोतियाबिंद डायग्नोस होता है तो वो घबरा जाता है कि पता नहीं मेरा ऑपरेशन कैसा होगा, अब क्या होने वाला है। तो वो इसी चिंता में समय निकलता रहता है उसका, और फिर मोतियाबिंद पकता रहता है। और पकने के बाद फिर क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है। जब हार्ड हो जाता है तो क्या होता है कि फिर जब हम लोग जब इसमें कट लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, तो फिर वो कई बार छोटे से चीरे से निकल नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको बड़ा चीरा लगा के निकालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में टाँके भी आते हैं। तो इसलिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन ज़्यादा अधिक पकने पर एक तरह से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए ज़्यादा पकने का इंतज़ार नहीं करें। आप उसको जब भी आपको दिक्कत हो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें, और उसके बाद उनकी सलाह के अनुसार ऑपरेशन का प्लान करें। वैसे भी डॉक्टर साहब कहा जाता है ना कि बीमारी को ज्यादा बढ़ने भी नहीं देना चाहिए, थोड़ी सी बीमारी उसी समय उसका इलाज कर लेना चाहिए तो ज्यादा बेटर रहता है। एक सवाल है डॉक्टर साहब, हम आगे अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने से पहले एक मिली कुलश्रेष्ठ है वो जानना चाहती हैं कि जब जैसे अपन आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी काले काले से डॉट्स दिखाई देते हैं आंखों के बिल्कुल, सामने बिल्कुल, से। हाँ, तो बिल्कुल। वो उसके बारे में वो जानना चाहती। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हमारी आँख में जो होता है, जैसा कि आप इस मॉडल पे देख पा रहे हैं, हमारी आँख में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम विट्रियस फ्लूइड बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जो कैविटी है आँख की, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम विट्रियस फ्लूइड बोलते हैं। तो जो छोटे-छोटे जो कण होते हैं, जो छोटे-छोटे जो आप पूछ रहे हैं कि जो, तो वो जो अंदर एक डॉट्स।
हाँ डॉट्स हाँ, दिखते हैं, वो इस फ्लूइड के अंदर जो एक ओपेसिटी हो जाती है, इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, उसके कारण उसमें जो परिवर्तन होता है उसके कारण हमें वो डॉट्स दिखाई देते हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा में उसको फ्लोटर्स कहा जाता है। तो फ्लोटर्स जो अच्छा, होते हैं, जब आप रात को देखते हैं या आप दिन में आप धूप में निकलेंगे तो काले काले मच्छर टाइप के आपके चारों ओर दिखाई दे रहेंगे। हम्म, तो फ्लोटर्स हम्म, हैं। फ्लोटर्स नॉर्मली क्या होता है, 40 साल के बाद में बड़ा कॉमन होता है देखना, क्योंकि 40 साल के बाद में आंखों के विट्रियस फ्लूइड के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर आपको अचानक बहुत सारे फ्लोटर्स दिखाई दें, या फिर अचानक बहुत सारे चम चमक चमक वाले चमकीले, जैसे बिजली चमकती है, इस टाइप का दिखाई दे, तो आप इस स्थिति में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पर्दे की जो समस्या हो सकती है या रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। इसलिए यदि आपको कुछ फ्लोटर्स दिखते हैं ऑफ एंड ऑन, तो उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और डॉक्टर नेत्र विशेषज्ञ इस स्थिति में दवा डालकर, पुतली फैलाकर आंखों की जांच करते हैं। तो ये एक स्थिति जिसको हम फ्लोटर्स कहते हैं, ऐसा जो होता है वो आँख के अंदर जो विट्रियस फ्लूइड होता है, उसके अंदर परिवर्तन होने के कारण हो जाता है। और इसका एक्चुअली इसके लिए कोई परेशान नहीं हो, घबराए नहीं। ये एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो 40 साल के बाद देखी जाती है। वो आगे ये भी कह रही, जैसे जब मुझे वो डॉट्स दिखाई देते तो उनकी लोकेशन चेंज नहीं होती है, वो जहां हमेशा दिख रहे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं उनको। हाँ, बिल्कुल सही है, वो कई बार लोकेशन चेंज नहीं होती। वो कई बार क्या होता हाँ, है, उनका आकार भी जैसे जिसको कोई किसी को किसी जैसे छोटे से डॉट टाइप का या मच्छर टाइप का दिखाई हाँ, देता है, उसको बोलते हैं काले मच्छर दिखाई देते हैं, काली मक्खी टाइप दिखाई हम्म, देता है। तो वो क्या हम्म, होता है कि वो चूंकि एक उम्र के कारण जो आंखें फ्लूइड के अंदर जो ओपेसिटी आ जाती है, उसकी वो हम्म, शेडो दिखाई देती है। तो वो एक अच्छा, फ्लोटर है जो, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कई बार क्या होता है कि जब आप आंख घुमाते हैं इधर इधर, तो उसके साथ कई बार घूमते भी रहते हैं वो, मतलब उसके साथ भी मुंह कर सकते हैं वो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, जी। मेरे ख्याल से मिली को, हाँ बिल्कुल, वो आपको थैंक्स करें डॉक्टर साहब, उनको अपना सवाल का जवाब उनको मिल चुका है। हम अब आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। आपने जिक्र किया था जब हम मोतियाबिंद की बात कर रहे थे, काला पानी जिसे ग्लूकोमा कहा जाता है, तो ये काला पानी बीमारी क्या होती है और इसका उपचार क्या है? क्या ये दवाइयों से ठीक हो जाती है या इसके लिए भी हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। काला पानी जो है विश्व भर में अंधता का तीसरा सबसे मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण है मोतियाबिंद, सबसे दूसरा कारण है दृष्टि दोष या जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं, और तीसरा कारण है काला पानी यानी ग्लोकोमा। तो आप जैसा देख पा रहे हैं इस मॉडल के माध्यम से कि हमारी आंख के अंदर ये जो आप दिख रहा है, ये दृष्टि तंत्रिका है, जिसको हम ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं। तो जब आंख के अंदर क्या होता है कि जो जो फ्लूइड होता है वो बराबर बनता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है। तो जब यदि फ्लूइड बनना ज़्यादा हो जाए या सर्कुलेशन के चैनल्स में रुकावट आने लगे, तो आंख के अंदर क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर यानी कि आंख का आंतरिक दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने के कारण आंख की जो दृष्टि तंत्रिका होती है, इसके इसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं, यानी कि इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। तो इसके कारण धीरे धीरे हमारी जो दृष्टि का दायरा होता है, जिसको हम विजुअल फील्ड बोलते हैं, वो सिकुड़ने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, वो नॉर्मल प्रेशर होता है 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यदि आपका प्रेशर, आपकी आंख का प्रेशर 20 मिलीमीटर से मर्करी से अधिक हो, यदि आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो, यदि आपको चोट लगी हो आंख में, यदि आपको मायोपिया हो, यदि आप लंबे समय से स्टेरॉयड ड्रॉप्स का उपयोग कर रहे हो, यदि आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो, तो इन सब रोगों के होने के बाद काला पानी होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके मदर या फादर को, यानी कि उनके परिवार में मदर फादर को या ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर को ग्लूकोमा होने की हिस्ट्री होती है। यदि आपकी फैमिली में काला पानी की हिस्ट्री है, आपके फादर मदर या ग्रैंड फादर काला पानी से पीड़ित है, तो आप तुरंत बिना किसी डिले के अपनी आंखों की जांच जरूर कराएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी ऑडियंस को भी अपील करना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी जाँच कराने जाते हैं, तो चश्मे की दुकान से कई बार हम चश्मे का नंबर ले लेते हैं, नंबर लेने के बाद में हम घर आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं करें, क्योंकि आप जब भी जाएँ, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो आप ज़रूर बोलें कि साहब मेरा प्रेशर भी चेक करिए और प्रेशर बताइए कितना है मेरा प्रेशर। उनको आप ज़रूर बोलिए,
ताकि क्या होता है कि कई बार जैसे क्या होता है बिजी क्लिनिक में डॉक्टर के यहाँ भी प्रेशर चेक करना नहीं हो पाया, या कई बार आपने बोला नहीं, मिस हो गया, या चश्मे की दुकान पे तो वो कोई मशीन ही नहीं होती प्रेशर चेक करने की। तो आप जिस प्रकार से हमारे शरीर में बीपी होता है, और बीपी हर 6 महीने में हमें चेक कराते रहना चाहिए, जिससे पता चले कि बीपी हाइपरटेंशन नहीं हो रहा है हमें। इसी प्रकार से जब भी आप आंखों की जांच कराने जाएं, तो आप जरूर अपनी आंखों का प्रेशर चेक कराएं। नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो 10 से 20 मिलीमीटर और मर्करी होता है। यदि आपका प्रेशर 20 मिलीमीटर मर्करी से ज्यादा है तो आपको ग्लूकोमा होने के का रिस्क है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले बताया, आपकी 40 साल से अधिक है, आप लंबे समय से स्टेरॉइड ड्रॉप्स या स्टेरॉइड दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, आपकी आंख में कभी चोट लगी हो, या आपको मायोपिया हो, या यदि आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन नामक बीमारियां हो, तो आप जरूर हर 6 महीने में अपनी आंखों का प्रेशर जरूर रेगुलर नियमित अंतराल से चेक कराएं। और साथ ही साथ यदि आपकी घर में, आपके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो फिर आप हर 6 महीने में जाके पर्दे की जांच भी कराएं, और साथ ही साथ ग्लूकोमा का टेस्ट कराएं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि ग्लूकोमा जो होता है वो साइलेंट थीफ ऑफ साइट होता है। ये दृष्टि का गुपचुप चोर, यानी साइलेंट थीफ ऑफ साइट है। इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि ग्लूकोमा जो होता है सॉरी वो दो तरह का होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है जिसको हम बोलते हैं खुला कोण ग्लूकोमा। तो खुला कोण ग्लूकोमा वाला में कोई लक्षण नहीं होता है, धीरे धीरे रोशनी जाती रहती है पेशेंट की, पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसको ग्लूकोमा भी है। जब हम लोग कई बार टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि उसका प्रेशर 30 या 40 मिलीमीटर मर्करी है। और एक दूसरा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, यानी कि बंद कोण ग्लूकोमा। तो बंद कोण ग्लूकोमा जो होता है उसमें क्या होता है कि आंख के आगे रंगीन गोले दिखाई देना, आंख में सिर दर्द होना, उल्टी होना आदि लक्षण हो सकते हैं। तो बंद कोण ग्लूकोमा जो होता है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक आंखों की इमरजेंसी है, जिसमें तुरंत इलाज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अंधता होने का खतरा बढ़ जाता है। और जो खुला कोण ग्लूकोमा होता है उसमें क्या होता है कि रोशनी आपकी जाती रहती है, और धीरे धीरे जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें रोशनी ऐसे जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर विजन। मतलब धीरे धीरे दृष्टि का दायरा सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है, और सिकुड़ते सिकुड़ते फिर इतना सिकुड़ जाता है जैसे मैं इस ट्यूब के माध्यम से देख रहा हूँ, ऐसा दिखाई देने लग गया था। लास्ट स्टेज में इस तरह दिखाई देने लगता है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो भी ग्लूकोमा से पीड़ित व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब वो गाड़ी ड्राइव करता है तो उसको जैसे, अब वो उसको ऐसा दिख रहा था, केवल देखिए आप, जैसे इस तरह दिख रहा है उसको, फील्ड ऑफ विजन, उसका दृष्टि का दायरा इतना सिकुड़ चुका है कि उसको साइड से कौन सी गाड़ी निकल रही है, कौन सा वाहन निकल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए ग्लूकोमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है, पूरी विश्व भर में अंधता का तीसरा मुख्य कारण है। अधिकांश लोगों में 60 से 70% रोगियों में इस बीमारी का पता नहीं चल पाता है, और ये दृष्टि का गुपचुप चोर यानी साइलेंट थीफ ऑफ साइट है। तो इसमें दृष्टि का दायरा धीरे धीरे सिकुड़ते 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 और अंत में ट्यूब जो होती है उस तरह से हो जाता है। तो इसलिए ग्लूकोमा को आप कभी हल्के में नहीं लें। और इसका जो उपाय है वो, जैसा आपने मेरे से पूछा था, कि इसका उपाय है आई ड्रॉप का निरंतर उपयोग। तो आई ड्रॉप का निरंतर उपयोग आप रेगुलर डालें। कई बार क्या होता है, जिस प्रकार से मैंने बताया, मोतियाबिंद के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। सबसे अच्छी बात यह कि मेडिकल साइंस में ग्लूकोमा के लिए एक से एक अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इसलिए ज्यादातर केसेस में आजकल ग्लूकोमा का ऑपरेशन हम लोग जो होते हैं वो दवाइयाँ काम करना बंद कर देती तभी करते हैं। तो ग्लूकोमा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर यह है कि आप दवाइयों के माध्यम से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जिस प्रकार से डायबिटीज के लिए हम डायबिटीज की गोली खाते हैं या इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं, उसी प्रकार से ग्लूकोमा से पीड़ित व्यक्ति भी आंखों में दवाई का उपयोग चिकित्सक के मार्गदर्शन से नियमित रूप से करें। कई बार क्या होता है कि रोगी लोग दवाई डालना बंद कर देते हैं और चिकित्सक की सलाह नहीं लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, अंधता का खतरा, ब्लाइंडनेस का खतरा बढ़ जाता है। और इसमें जो ब्लाइंडनेस होती है वो एक इवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। जिस प्रकार से आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं कि ये आपकी दृष्टि तंत्रिका के फाइबर्स होते हैं। हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है, ये इसमें लगभग 12 लाख तंतु होते हैं। तो 12 लाख तंतु में धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो तंतु होते हैं ये खराब होते जाते हैं जब प्रेशर बढ़ता है। इन सेल्स डेड होते जाते हैं, नर्व फाइबर्स खराब नष्ट होते जाते हैं। और धीरे धीरे जब ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है।
तो जिस प्रकार से कोई भी, जैसे आज हम मोबाइल फोन है या कंप्यूटर है, अब ये इसका सपोज चार्जर, फोन का चार्जर काम नहीं करेगा तो नेचुरली फोन चार्ज नहीं होगा। या मान लो आज कंप्यूटर का, मान लो मैं लीड हटा दूंगा, या कोई भी मशीन है उसका, मैं अगर बिजली का जो तार है उसको मैं काट दूंगा तो मशीन काम करना बंद कर देगी, चाहे मशीन कितनी ब्रांड न्यू हो। इसी प्रकार से ये जो ऑप्टिक नर्व आप देख रहे हैं, तो ये ऑप्टिक नर्व जो होती है ये दृष्टि संवेगों को, विजुअल इम्पल्सेस को ब्रेन तक ले जाती है। जब ग्लोकोमा होने के कारण इस ऑप्टिक नर्व में खराबी आ जाती है या कि आंख के नर्व फाइबर से डैमेज आते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो विजुअल इम्पल्सेस होते हैं, दृष्टि का जो संवेग होता है वो ब्रेन तक जाना बंद कर देता है, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब दृष्टि का मतलब दृष्टि तंत्रिकाएं खराब होती है तो क्या होता है, धीरे धीरे जो दृष्टि का दायरा होता है जिसको हम विजुअल फील्ड बोलते हैं वो कम होने लगता है। और इसमें क्या होता है कि पता नहीं चलता, सबसे सबसे जो एक अलार्मिंग बात ये है कि मरीज को पता नहीं चलता कि उसको ऐसी प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, जैसे कई बार ऐसे रोगी भी आते हैं हमारे पास जो जो गाड़ी चला रहे होते हैं और उनकी वाइफ आगे फ्रंट सीट पे बैठी होती है, तो वो लेके आते हैं क्लिनिक में हमारे पास कि डॉक्टर साहब आज इनका एक्सीडेंट होते होते बचा, इन्होंने जब कोई साइड से ओवरटेक कर रहा था इनको दिखा ही नहीं। अब वो मतलब कई बार क्या होता है कि जब गाड़ी चला रहे थे तो बोलती रहे तुम्हारी टोकने की आदत पड़ गई है, हर बार मुझे टोकती रहती हो, और इस तरह से। जबकि हम प्रेशर चेक किया हमने उस जन का, तो उनका प्रेशर 58 निकला, तो उनको सही में दिख नहीं रहा था। वो क्या होता कि वो कई बार लोग सोचते रहते हैं कि अरे मुझे मोतियाबिंद होगा इसलिए दिख नहीं रहा है, या कभी सोचते हैं कि चलो सभी को इतना दिखता होगा। लेकिन क्या है कि इसलिए यह बहुत जरूरी चीज है कि आप जब भी जाएं तो चश्मे की जांच के साथ साथ आप प्रेशर भी चेक कराएं, अपनी आंख के पर्दे की भी जांच कराएं, जिससे कि आपको पता रहे कि आपकी आंख का प्रेशर कितना है। और यदि आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ज्यादा है तो इसको हल्के में नहीं लें, दवाई के माध्यम से इसको कंट्रोल करें। और साथ ही साथ आप इसके लिए नियमित रूप से डॉक्टर के कंसल्टेशन में, डॉक्टर के मार्गदर्शन में इसका उपचार कराएं, क्योंकि क्या होता है कि एक बार रोशनी जाने के बाद में फिर इसको लौटाया जाना संभव नहीं है। ये इरिवर्सिबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, मतलब इसमें एक बार अंधापन आने के बाद में दुनिया के किसी भी अस्पताल में इसका इलाज संभव नहीं है। तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना होगा इस चीज का कि हम इस तरफ ना बढ़े, उससे पहले अपना इलाज करा लें। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ग्लूकोमा के लिए किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दवाइयों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरीके से। बिल्कुल दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं, और जब जब दवाई से कंट्रोल नहीं होता है तो उस स्टेज पर ऑपरेशन भी हम लोग सुझाव देते हैं, जैसे ग्लोकोमा फिल्टरिंग सर्जरी बोलते हैं उसको, वो हम कर सकते हैं। लेकिन 50 से 60% केसेज में अगर दवाई आप लगातार डाल रहे हैं, नियमित रूप से डाल रहे हैं, तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों में दवाइयों का असर नहीं होता है या किसी को कारण से मान लो ग्लोकोमा बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है, या दवाई डालने के बाद भी प्रेशर बढ़ा हुआ है, या कई बार ऐसा होता है कि रोगी का कंप्लायंस फैक्टर पूरा होता है कि रोगी दवाई नहीं डाल रहा है, हमें लगा कि दवाई डालना संभव नहीं पा रहा है इनके लिए, या इनका मतलब वो उनका दवाई डालने का जो एक सिस्टम है वो बन नहीं पा रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग ऑपरेशन करते हैं। अदरवाइज 60 to 70% केसेज में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और दवाइयों से ही प्रेशर कंट्रोल होता है। दवाइयों से कंट्रोल। डॉक्टर साहब, डायबिटीज की आपने बात की थी, हम डायबिटीज की जो है पेशेंट, उनके लिए आंखों की क्या बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में आपसे बात करें। उससे पहले एक सवाल हमारे पास आया सोनल कुलश्रेष्ठ का, ये जानना चाहती हैं कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए क्या रिस्क हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। डायबिटीज की जो केसेज होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंधता की रिस्क 25 गुना अधिक होती है। डायबिटीज आर 25 टाइम्स मोर प्रोन फॉर ब्लाइंडनेस। और डायबिटीज में क्या होता है कि जिस प्रकार से आप आंख का मॉडल देख रहे हैं, तो डायबिटीज में कैटरेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, ये मोतियाबिंद हो जाता है। और आंख का जो ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये आंख का पर्दा होता है जिसको हम रेटिना भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से जो कैमरा होता है हमारा, कैमरे में लेंस होता है और कैमरे में एक फिल्म होती है, तो रेटिना वो हिस्सा है आंख का, वो पार्ट है आंख का जो जिसपे हमारी इमेज बनती है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पूरा रेटिना कहलाता है, जिसको हम दृष्टिपटल कहते हैं। यहाँ हमारी आंख की इमेज बनती है। एक मेकुला होता है, सबसे सेंटर वाला भाग होता है मेकुला जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे इमेज बनती है आंख की। तो क्या होता है कि जब डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आप अगर ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें खून की नाड़ियों का जाल दिखाई दे रहा है आपको, ब्लड वेसल्स का जाल दिखाई दे रहा है, इसमें वेन्स भी है, आर्टरी भी है।
तो क्या होता है कि रेटिना हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, वो ब्रेन के बाद, मस्तिष्क के बाद सबसे नंबर 2 पे होती है रेटिना की ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो डायबिटीज में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है, वो ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम होने लगता है। तो उसकी वजह से डायबिटीज में पर्दे के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, खून की नई नाड़ियां बनने लग जाती है जिसको हम न्यू वास्कुलराइजेशन कहते हैं। और खून की नई नाड़ियां बनने के कारण पर्दे में कई बार सूजन भी आ जाती है। पर्दे का जो सेंटर वाला भाग होता है जिसको हम मैकुला कहते हैं, तो मैकुला नामक पार्ट में सूजन आ जाती है जिसको मैकुलर इडिमा कहते हैं। तो डायबिटीज में खून की नई नाड़ियां बनना, पर्दे की में सूजन आना, और साथ ही साथ पर्दे के अंदर जो विट्रियस हेमरेज एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि विट्रियस हेमरेज, आंख के अंदर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसके अंदर ब्लड आ जाता है जिसको हम विट्रियस हेमरेज कहते हैं। तो ये सब चीजें हो सकती है। इसलिए डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो हर 6 महीने में पर्दे की जांच कराए। और पर्दे की जांच होती है, वो क्या होता है कि दवाई, जैसे आप देख पा रही है पुतली होती है आंख की, नॉर्मली पुतली का जो साइज होता है वो आप देखते हैं कि लगभग 3 से 4 मिलीमीटर होता है, जो सेंटर वाला पार्ट है। जब हम इसमें दवा डालते हैं तो इससे ये पुतली फैल के 8 मिलीमीटर हो जाती है, 7-8 मिलीमीटर हो जाती है। तो पुतली फैलाकर दवा डालकर आंख में पर्दे की जांच करना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पेरिफेरल, सेंट्रल एंड पेरिफेरल रेटिनल एग्जामिनेशन। जैसे जब पर्दा की जांच होती थी, इस पार्ट की, पूरे पार्ट की जांच होती है। तो डायबिटीज में हर 6 महीने में जाकर पर्दे की जांच कराएं दवा डालकर। और दूसरा क्या है, जब भी आप डॉक्टर पास जाएं तो आंख का प्रेशर जरूर चेक कराएं, क्योंकि डायबिटीज में आंख का प्रेशर भी बढ़ सकता है। और नंबर 3, आंख का जब आपकी आंख की जांच होगी, रोशनी की जांच होगी, प्रेशर की जांच होगी, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मोतियाबिंद है या नहीं। कि डायबिटीज में मोतियाबिंद होने का रिस्क 5 गुना बढ़ जाता है। तो डायबिटीज में आंख का प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ग्लोकोमा होने के चांस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज में मोतियाबिंद होने की रिस्क बढ़ जाती है, आंख के रेटिना में प्रॉब्लम होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, सूजन आने की चांसेस बढ़ जाते हैं जिसको हम मैकुलर एडिमा कहते हैं। और साथ ही साथ पर्दे के अंदर खून की नई नाड़ियां बन जाती है, न्यू ब्लड वेसल्स बन जाती है जिसको हम न्यू वास्कुलराइजेशन कहते हैं। उसके कारण पर्दे में खून आ सकता है और विट्रियस हेमरेज हो सकता है। तो इस प्रकार से डायबिटीज में अंधता होने की रिस्क 25 गुना बढ़ जाती है। इसलिए यदि आपको डायबिटीज है तो आप तुरंत हर 6 महीने में बिना किसी गैप किए अपने नेत्र विशेषज्ञ से जांच जरूर कराएं। और साथ ही साथ डायबिटीज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने ब्लड शुगर का नियमित रूप से चेक करें। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c होता है, उसकी जांच कराएं हर 6 महीने में या हर 3 महीने में। अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखें। सुबह मॉर्निंग वॉक करें, जब से 5 से 6 किलोमीटर वॉक करें। डाइट चार्ट अपने डाइटिशियन और डॉक्टर के बताए अनुसार डाइट चार्ट को फॉलो करें। और साथ ही साथ अपनी डायबिटीज क्योंकि एक तरह की मल्टी ऑर्गन बीमारी है, इसलिए हार्ट की जांच कराएं, किडनी की जांच कराएं, पैरों का ध्यान रखें, पैरों की जांच भी कराते रहें कि ऐसा नहीं कि डायबिटिक अल्सर हो जाए या डायबिटिक फुट हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को से शेयर करना चाहूंगा कि डायबिटीज में जब भी कभी आंख के पर्दे की समस्या होती है, जब भी आंख के पर्दे में खून की नई नाड़ियां बनती है, तो उस स्थिति में अधिकांश रोगियों में किडनी में भी खराबी आ जाती है उनकी। इसलिए यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, आपकी आंखों में कम दिख रहा है, डायबिटीज का असर है, तो आप अपना यूरिया और क्रिएटिनिन भी करवाना न भूलें। कि कई बार क्या होता है कि डायबिटीज में आंखें और किडनी दोनों एक साथ इफेक्ट होती है। और साथ ही साथ अपने हार्ट का भी ध्यान, हाँ, हार्ट का भी ध्यान रखें। कई बार डायबिटीज में साइलेंट हार्ट अटैक बहुत अनकॉमन नहीं है, कॉमन हो जाते हैं। इसलिए जो भी डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको मैं विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि डायबिटीज को हल्के में नहीं लें। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरे विश्व भर में, भारत में सबसे अधिक रोगी डायबिटीज से पीड़ित होते देखे जा रहे हैं। वो आने वाले 5 सालों में भारत जो है वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनने वाला है। अभी चाइना हमसे आगे है, लेकिन आने वाले 5 सालों में हमारे यहाँ पे डायबिटीज जो है वो सबसे अधिक डायबिटीज के रोगी होंगे। हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग जेनेटिकली डायबिटीज के प्रति ज्यादा ज्यादा प्रोन है। और दूसरा क्या है कि आजकल जो लाइफस्टाइल हुई है, जो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, जिस प्रकार से हम पैदल चलने की आदत छूट सी गई है, और जिस प्रकार से बिल्कुल। खान पीन में
में पेस्टिसाइड वाला और जो चल रहा है, तो इसकी वजह से डायबिटीज के रोगी बहुत सारे बढ़ गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है डॉक्टर रेणु जी कि डायबिटीज के अधिकांश रोगियों को लगभग मतलब 3/4 रोगियों को 70% से 75% रोगियों को पता ही नहीं उनको डायबिटीज है। इसलिए आप जब भी हर 6 महीने में अपना ब्लड शुगर और अपना ब्लड प्रेशर, आंखों की जांच और अपने शरीर की जांच करवाना न भूलें, स्पेशली 40 साल के बाद। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जब ऑपरेशन के लिए मरीज को लेते हैं, मोतियाबिंद ऑपरेशन से पहले मरीज को लेते हैं, या कई बार पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, साहब इतना कम हो गया हमें, तो हम उनका डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं या उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो उसमें से कई बार लगभग 50% लोगों को डायबिटीज निकलती है, जिनको पता नहीं होता कि हमें डायबिटीज थी। तो बोला साहब आपकी मशीन गलत अच्छा। होगी, सब 400 शुगर बता रही है, आपकी मशीन ही गलत होगी, मुझे तो शुगर है ही नहीं, मुझे तो अच्छी भूख लगती है, मैं तो 5 किलोमीटर मतलब तक चल भी सकता हूँ। पर जबकि हम लोग उसको बोलते हैं कि आप दोबारा से चेक करा लीजिए, आप कहीं और दूसरी लैब से करा लीजिए, मशीन में कोई वेरिएशन होगा तो 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी या 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन 400 शुगर थोड़ी बताएगी मशीन आपको, अगर आपको शुगर नहीं है और 400 शुगर कैसे। तो इसलिए क्या है, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो हमारे देश में आने वाली है। या तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूंगा कि हमारे शरीर में जान है तो जहान है, नेत्र है तो जहान है, हमें नेत्रों का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ शरीर का भी ध्यान रखना है। और डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां जो है वो हमारे यहाँ बहुत कॉमन होती जा रही हैं, इसलिए इनको हल्के में नहीं लें और जरूर अपनी जांच हर 6 महीने में जरूर कराएं। बिल्कुल, आपने सही कहा डॉक्टर साहब, क्योंकि जान है तो जहान है, और आंखें हमारी इस खूबसूरत जहान को हमको दिखाती हैं। अच्छा, एक सवाल और था सोनल कुलश्रेष्ठ का, इसमें पूछ रही थी कि जैसे कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन अगर ये डायबिटीज पेशेंट कराते हैं तो क्या ये सेफ रहता है या कोई परेशानी इसमें आती है? सोनल जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। डायबिटीज वाले रोगी कैटरेक्ट सर्जरी करा सकते हैं, सेफ होता है। नॉर्मली हम लोग डायबिटीज वाले रोगियों को ब्लड शुगर उनका कंट्रोल करने की बात ही ऑपरेशन करते हैं। अगर उनका ब्लड शुगर जैसे 200 मिलीग्राम परसेंट से हाई है तो हम लोग उनको सलाह देते हैं कि आप अपने डॉक्टर्स से सलाह लें और उनकी सलाह के अनुसार दवाई गोली का प्रयोग करते हैं, शुगर को थोड़ा सा कम कर लेके आए। और उसके बाद हम लोग जो डायबिटीज वाले रोगियों में और अन्य रोगों में जो ऑपरेशन मोतियाबिंद का करते हैं, उसमें आजकल की जो टेक्निक है उसके अंदर आंख के अंदर ऑपरेशन करते समय एक इंट्राकेमरल जो एक एंटीबायोटिक होता है वो हम छोड़ देते हैं आंख के अंदर। तो इंट्राकेमरल मेडिसिन जो होती है वो छोड़ने से क्या होता है कि इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। इंट्राकेमरल हम लोग स्टेरॉइड भी छोड़ देते हैं जिसके कारण आंख के अंदर सूजन भी नहीं आती है। ऑपरेशन बहुत सेफ हो चुका है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आजकल जो कट होता है वो छोटा सा कट होता है, लगभग 2.2 मिलीमीटर कट होता है। तो उस कट के सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से मोतियाबिंद निकाल पाना संभव होता है। आज से लगभग 10 साल 20 साल पहले जब हम मोतियाबिंद ऑपरेशन करते थे तो यहाँ से लेके आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जैसे 3 to 9 o'clock पोजिशन में पूरा कट लगता था। और कट लगने के बाद मोतियाबिंद पूरा जैसे प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा डिलीवर होता था और उसको हम ऐसे निकाल लिया करते थे। तो आजकल क्या होता है कि मोतियाबिंद का जो कट होता है पहले तो इतना यहाँ से लेके और इस यहाँ तक होता था, तो पूरा लगभग 15 मिलीमीटर 16 मिलीमीटर तक कट लगता था। अब क्या होता है कि 2.2 मतलब 2.2 मिलीमीटर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, इसलिए इसमें कोई टाँके की जरूरत नहीं पड़ती, पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। और डायबिटीज वाले रोगियों में ये तकनीक एक तरह से वरदान है, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली हमारे यहाँ डायबिटीज में बोन हीलिंग होती नहीं है, कई बार हीलिंग बड़ी स्लो होती है, लेकिन डायबिटीज में के रोगियों के लिए ये टेक्निक जो फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक है, जिसको हम लोग माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी भी कहते हैं, ये एक वरदान है। क्योंकि छोटे से चीरे से मोतियाबिंद निकल जाता है और पूरी बॉडी में आजकल जो जितनी भी सर्जरी हो रही है, चाहे वो हार्ट सर्जरी हो, चाहे वो गाल ब्लैडर की सर्जरी हो, आजकल ट्रेंड वही चल रहा है, उसको बोलते हैं मिनिमल इंसिजन हार्ट सर्जरी या मिनिमल माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी या फिर मिनिमल इन्वेजिव लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मेडिकल साइंस का वो कि छोटे से छोटे सूक्ष्म छिद्र से ऑपरेशन करना, जिससे कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके और जल्दी से जल्दी रोगी अपने काम पर लौट सके। तो ये एक मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, बहुत बड़ा एक एडवांसमेंट है जिसका फायदा हम सभी को मिल रहा है।
मिल रहा है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात करी जनरली जो बड़े थे उनके बारे में। अब बात आती है बच्चों की। बच्चों में अक्सर आंखों को लेकर के कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती हैं, जनरल अगर बीमारियों की हम बात करें? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो बच्चे होते हैं उसमें नॉर्मली बच्चों में क्या होता है कि सामान्य रूप से बच्चों में जो समस्याएं होती हैं वो मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। एक तो होता है कि बच्चों में जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमेच्योर बेबी, मतलब जो हाँ 9 महीने से पहले पैदा हो जाते हैं उसको प्रीमेच्योर बेबी हाँ होते हैं। तो प्रीमेच्योर जो बच्चे होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि आजकल जैसा कि हमने चर्चा की थी कि मेडिकल साइंस का काफ़ी ज़्यादा एक एडवांसमेंट देखने को मिला हर फील्ड में, जिसके कारण हमारी जो औसत आयु थी आज से हम स्वतंत्रता से पहले बात करें 1947 से पहले, तो देश भर में औसत आयु लगभग 50 से 60 थी, जो आज 70 साल तक या 75 साल तक हो चुकी है। 70 साल कई देशों में, विकसित देशों में तो 80 साल भी एक औसत आयु हो चुकी है। तो बच्चों में क्या होता है कि छोटे बच्चों को आजकल जो NICU है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, उसमें रखा जाता है। जो बच्चे 6 महीने के पैदा हो रहे हैं, 7 महीने के हो रहे हैं, उनको बचाया जा पाना संभव हो चुका है। उनको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। तो इसका एक पहलू अच्छी बात ये है कि छोटे बच्चों को जन्म से जो पहले पैदा हो चुके हैं, 9 महीने से पहले पैदा हो रहे हैं बच्चे, उनको बचाया जाना संभव हो चुका है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब ऐसे बच्चे जो कि जन्म से पहले पैदा होते हैं, उनको ऑक्सीजन थेरेपी पे रखा जाता है और NICU में रखा जाता है। तो ऐसे बच्चों में का जो आँख का जो पर्दा होता है वो डेवलप नहीं होता है। और धीरे-धीरे क्या होता है कि उस ऐसे बच्चों में मतलब जन्म के 1 महीने के अंदर आँख के पर्दे की जाँच कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ROP, यानी कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। तो ROP यानी कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी जो होती है, वो बीमारी जनरली उन बच्चों को होती है जिनका जन्म 9 महीने से पहले होता है और जो इनको ऑक्सीजन दी जाती है। और ये अगर इस बीमारी का, इस आरोपी नामक बीमारी में क्या होता है कि पर्दा के अंदर खून की नई नाड़ियाँ बनने लग जाती है और नई नाड़ियाँ बनने के कारण धीरे-धीरे पर्दा सिकुड़ जाता है और पर्दा उखड़ भी जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है, तो बच्चों को कैटरेक्ट भी हो जाता है। तो ऐसे बच्चे यदि अगर उनको नेत्र विशेषज्ञ से नहीं दिखाया जाए समय पर 1 महीने के अंदर, जन्म के 1 महीने के अंदर, तो उनको लाइफ लॉन्ग ब्लाइंडनेस हो सकती है। जन्म मतलब पूरे अच्छा। जीवन। हाँ, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी जब लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था हमारे देश में 24 मार्च को, तो 24 मार्च के बाद में लॉकडाउन चला। तो जब अभी पिछले 2 महीनों में हमने ऐसे कम से कम 4 बच्चे देखे हैं जिनकी दोनों आँखों की रोशनी उनकी समाप्त हो चुकी है। ओ, क्योंकि उन बच्चों का जन्म लॉकडाउन के समय हुआ था और लॉकडाउन के टाइम पे जो हॉस्पिटल में जो था, वो कई बार जैसे इमरजेंसी सर्विसेज भी कई डॉक्टर्स देख रहे थे, कई डॉक्टर्स के क्लिनिक बंद थे। तो इसी स्थिति में कई बार उनको बताया भी था कि आप दिखा लीजिएगा, लेकिन वो पेरेंट्स भी लॉकडाउन के कारण जा नहीं पाए, वो डॉक्टर से कंसल्ट कर नहीं पाए। तो इसलिए ही मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा, यदि आपके घर में या आपके परिचय क्षेत्र में कोई बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले का होता है, तो उसको ज़रूर 1 महीने के अंदर, जन्म के 1 महीने के अंदर-अंदर आँखों की जाँच, पर्दे की जाँच रेटिना विशेषज्ञ से करानी बहुत ज़रूरी है। अन्यथा उसको रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी ROP हो सकती है, जो कि जन्मजात अंधता का कारण हो सकती है। तो ये तो एक समस्या हुई जिसको बोलते हैं हम ROP। अब दूसरी समस्या होती है बच्चों में, उसको बोलते हैं हम लोग लेज़ी आई, यानी कि एम्ब्लायपिया। तो लेज़ी आई में क्या होता है कि जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आँखों में, दोनों आँखों में जो होता है वो चश्मे का नंबर अलग-अलग होता है। तो या कई बार दोनों आँख साइज़ में अंतर होता है। ऐसी स्थिति में आप एक आँख बंद करके दूर देखने को दिखाएँ, दूसरी आँख से दूर दिखाएँ बंद करके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 5-6 साल भी होती है, जो कि ये एक्सरसाइज़ आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर दोनों आँखों की रोशनी में अंतर है तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाएँ कि उनको उनको लेज़ी आई यानी कि एम्ब्लायपिया हो सकता है। और बच्चों में क्या होता है कि जो विज़न होता है, वो विज़न हम लोग क्या करता है कि जो वो हम लोग ई चार्ट के माध्यम से टेस्ट करते हैं। ई चार्ट के माध्यम से क्या मतलब बच्चों में इस प्रकार से आप ड्रॉ करते हैं कि ये आपने ई ड्रॉ ड्रॉ किया और इसका ई का जो मुँह होता है वो किधर नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं कि ये जो जैसे सपोज ये तीनों डंडे दिख रहे हैं, ये इसका मुँह इस साइड है, ये नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। तो ई चार्ट के माध्यम से हम विज़न लेते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो कई बार एक बार में कोऑपरेट नहीं करते। तो
आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि बच्चे जब भी आप बच्चों को अस्पताल में लेके आए तो एक बार में कई बार विजन टेस्ट करना या उनकी जांच करना संभव नहीं हो पाता है, तो 2 बार 3 बार आना पड़ सकता है कि बच्चे क्या होता है कि बच्चों के साथ साथ में बच्चा बनना पड़ता है, बनना उनको थोड़ा पड़ता है, सा बिल्कुल। हाँ खिलौने उनको दें, थोड़ा सा उनको खेल खेल में हम उनकी टेस्ट कर सकते हैं। उनका उनको जी। अगर सीरियसली हम बोलेंगे ये पढ़ो वो नहीं पढ़ेंगे, उनको खिला के उनको कॉन्फिडेंस लेके फिर हमें टेस्ट करना पड़ता है। तो ये भी एक आर्ट है। यदि बच्चा टीवी देखते समय बार बार एक मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा घर पे टीवी देख रहा है और बार बार वो आगे बैठ रहा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि उसकी आंख से कम दिखता है। कई बार बच्चे क्या होता है, बेटा जी। दूर से टीवी देखो, मम्मी ने बोला पीछे बैठो, पीछे से टीवी देखो। अब पीछे बिठाया मम्मी ने और फिर वो थोड़ी देर बाद फिर वापस आगे आगे बैठ गया, इसका मतलब समझ लीजिए उसको दिखता नहीं है। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्लास में बैठते हैं तो टीचर्स हमें बोलते हैं कि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स भेजते हैं हमें, पेरेंट्स नहीं भेजते, कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्या उसका इंडिकेशन होता है। अब टीचर पीछे बैठता है बच्चा, तो पीछे क्लास में बैठा हुआ है, वो उसको दिख ही नहीं रहा है, वो पीछे बाजू वाले की कॉपी से नकल कर रहा हो, तो टीचर से बोलते हैं कि भैया इसको चेक कराओ, है ना। तो बच्चे क्या होता है कि बच्चे बताते नहीं है, बच्चों में हमेशा इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि या तो हम्म। बच्चा क्लास में बैठा है तो वो नकल कर रहा है किसी की कॉपी से, या बार बार आगे आके देख रहा है, या अपनी आंखों करके देख रहा है ऐसे करके, तो वो भी एक इंडिकेशन है। या फिर कई बार क्या होता है कि बच्चा जो होता है गर्दन टेढ़ी कर लेता है, इस टाइप का थोड़ा सा, इसको मतलब हम्म। समझ समझ लीजिए कि उसको मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है ना। तो हम्म। ये दूसरी समस्या होगी जिसको हम बोलते हैं बच्चों में दृष्टि दोष और अम्बलाइपिया। और तीसरा एक समस्या होती है बच्चों में, वो होती है जो उसको हम लोग बोलते हैं आंखों में एलर्जी होने की। आंखों में एलर्जी होने की समस्या बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में क्या होता है कि बहुत तेजी से वो आंखें करते हैं, खुजली करते हैं। और ज्यादातर खुजली करने से क्या होता है कि हमारी जो आंख का जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया जो ही एक ऐसा पार्ट है आंख का जो कि जिसमें मतलब आंख की जो टोटल पावर होती है 60 डायप्टर होती है। तो 60 डायप्टर में से कॉर्निया जो होता है, जैसे ये कॉर्निया आप देख रहे हैं, तो हम्म। टोटल पावर 60 डायप्टर होती है, तो 60 डायप्टर में से 44 डायप्टर 44 डायप्टर कॉर्निया कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और कॉर्निया जो होता है, जब हम आंख को बार बार मसलते हैं, जब रगड़ते हैं, उसको रब करते हैं, तो क्या होता है कॉर्निया के अंदर माइक्रो ट्रॉमा होता है। माइक्रो ट्रॉमा होने के कारण कॉर्निया शेप इस तरह से हो जाता है, जैसे नॉर्मल शेप आप देख रहे हैं, और ये देखिए आप कितना कॉर्निया बाहर की तरफ निकल गया। इसको हम लोग हम्म। बोलते हैं कॉर्निकल कॉर्निया। जिस प्रकार से आइसक्रीम का कोन होता है ना, उसमें आइसक्रीम ले हाँ, हाँ। खाते हैं, तो इसी प्रकार हाँ, से इसका शेप शेप देखिए आप, बिल्कुल कॉर्निकल कॉर्निया हो गया। तो कॉर्निकल बिल्कुल। कॉर्निया जो होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग किरेटोकोनस। तो किरेटोकोनस जो बीमारी होती है ना, वो बीमारी होती है बच्चों में। जो बच्चे होते हैं वो आंखों को बहुत जोर से रगड़ते हैं। कई बच्चे तो क्या होता है, जो पीछे के नकल्स होते हैं ना, हाँ, ऐसे हाँ, हाँ, ऐसे हाँ। रब करते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल। हाँ। ऐसे। तो हाँ, वो जो रब बिल्कुल। करते हैं, तो उससे क्या होता है कि रब करने से क्या होता है, नकल से जो कि रब करते हैं जोर जोर से, तो उससे रब करने से आंखों का जो कॉर्निया यानी पारदर्शी पुतली होती है, वो पूरा डैमेज होता रहता है, धीरे धीरे उसके अंदर डैमेज होता रहता है, और धीरे धीरे उसका जो शेप है, ये देखिए आप, ये आप नॉर्मल कॉर्निया है और ये कॉर्निकल कॉर्निया, दोनों कितना अंतर है। ये नॉर्मल कॉर्निया जो ये सही नॉर्मल बात। है, और हाँ। ये कॉर्निकल कॉर्निया है। तो इस प्रकार से शेप हो जाता है उसका, क्योंकि जैसे जैसे आप मसलते हैं तो कॉर्निया कमजोर होता जाता है, और फिर अंततः उसका शेप इस तरह से हो जाता है। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में किरेटोकोनस। ओके। तो किरेटोकोनस का मुख्य कारण है आंखों को रगड़ना, मसलना। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि कभी भी यदि आपका बच्चा घर में आके मसल रहा है, जोर जोर से रगड़ रगड़ रहा है, मसल रहा है, तो उसको रब नहीं करने दें, उसको मना करें और उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। क्योंकि यदि वो बच्चा घर पे रगड़ रहा मसल रहा है, इसका मतलब वो स्कूल में रगड़ रहा मसल रहा है, वो अपने हम्म। सोते टाइम भी रगड़ रहा है। तो इसलिए और ये जो कॉर्निकल कॉर्निया की मैंने बताया आपको, ये भी एक तरह से ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस तरह से जब ओ। कॉर्निया हो जाता है तो फिर उसकी रोशनी बहुत कम हो जाती है बच्चे की। कई बार उसको तिरछा नंबर बढ़ जाता है, और ये तिरछा नंबर बढ़ के कई बार 5 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 10 सिलेंडर तक पहुंच सकता है। इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि आंखों को मसलना नहीं, रगड़ना नहीं। कोई बच्चा आंखों को मसल रहा है, रगड़ रहा है, तो उसको तुरंत मना करें, टोके उसको, उसको बोले कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाए, जिसकी डॉक्टर दवाई के माध्यम से उसकी हम्म। एलर्जी ठीक होगी, तो वो रगड़ेगा मसलेगा नहीं। तो ये एक बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, बिल्कुल। जो कि मैं आज आपको सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब बच्चों की बात यहाँ से चली है तो एक सबसे बड़ी बात इस समय हम देख रहे हैं कि कोरोना की बात जब आती है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस समय स्कूल सब जगह बंद हैं, जो भी पढ़ाई हो रही है वो सब ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं।
तब ऐसे समय में, मैं बड़ों की बात तो बाद में करूं, पहले बच्चों की बात करती हूँ। बच्चे मोबाइल पर क्लास चल रही है, कंप्यूटर पर क्लास चल रही है, तो क्या ये बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है आंखों के लिए? कहाँ हम ये बच्चों से आपने कहते थे बहुत मोबाइल से दूर रखें बच्चों को, या कंप्यूटर से दूर रखें, टीवी ज्यादा देर नहीं देखें, लेकिन अब तो हम लोगों के लिए कहना चाहिए कि ये मजबूरी हो चुकी है कि बच्चों को क्लास उसमें अटेंड करना पड़ रहा है। इससे आंखें ये कहाँ तक बच्चों की। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कोरोना कालखंड में अधिकांश जो माध्यम है कम्युनिकेशन का, और जिस माध्यम से आज हम आपसे, आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से संवाद कर रहे हैं, वो हो गया वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म बिल्कुल। से आज पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में, विदेशों में, पूरे विश्व भर में कोरोना नामक वैश्विक महामारी के दौरान आज डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे की बातें सुन पा रहे हैं, एक दूसरे से हम जुड़ पा रहे हैं। तो बच्चों में भी जो आज ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, और जिस तरह से ऑनलाइन उनको टेस्ट लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रही हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कारण है उनकी आंखों में थकावट होने का, जिसको हम मेडिकल भाषा में डिजिटल विजन सिंड्रोम, यानी कि डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं। हम्म। इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहा जाता है, लेकिन आजकल इसका नाम डिजिटल आई स्ट्रेन या डिजिटल विजन सिंड्रोम कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप बच्चों को के एग्जाम होते हैं, तो आप अगर यदि आप आपका लैपटॉप है, तो आप मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करें, आप हम्म। लैपटॉप के माध्यम से आप जुड़ें। जिस प्रकार से कि मोबाइल फोन की क्या होता है कि स्क्रीन जो होती है वो छोटी सी होती है स्क्रीन, और जब छोटी स्क्रीन होती है तो क्या होता है कि छोटी सी स्क्रीन होती है तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है देख पाना, और कई बार थोड़ा सा आई स्ट्रेन भी पड़ता है। तो सबसे नंबर वन टिप है कि आप मोबाइल फोन, यदि आपके घर में लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से जो भी प्लेट मीटिंग हो रही है उसको उसको अटेंड करें, या भी क्लास अटेंड करें। यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको 20-20-20 रूल को पालन करें। 20-20-20 अच्छा। रूल क्या होता है? 20-20-20 रूल ये होता है कि हर 20 मिनट के बाद, 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें, और यदि संभव हो तो 20 मिनट के बाद, या लगभग 40 मिनट के बाद आप दो 2-3 मिनट का ब्रेक भी ले लें, 20 कदम भी चल लें आप। तो उसको हम बोलते हैं 20-20-20 रूल। तो 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें, और 20 फीट दूर देखें, और साथ ही साथ जो आपकी जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो आंख से 20 इंच नीचे होनी चाहिए, अच्छा। जिससे कि आंखें आपकी जो होती है, जैसे नॉर्मली अगर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन ऊपर है तो आंखें आपकी बड़ी खुली रहेगी, उसकी वजह से ड्राइनेस ज़्यादा होगी। यदि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन 20 इंच नीचे है तो आंखें आपकी थोड़ी कम खुली रहेंगी, तो उससे ड्राइनेस की संभावना कम होगी। यदि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और सामने से एसी की हवा आ रही है, तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि सामने से अगर एसी की हवा आ रही है तो आपको ड्राइनेस होने की हम्म। संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हवा या तो हम्म। पीछे से आए या साइड से आए, वो भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप एंटी ग्लेयर छतरी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हाँ। आप आपको मतलब दिक्कत नहीं हो। कंप्यूटर के अंदर जो ब्राइटनेस और जो आपका ब्राइटनेस और जो बैकग्राउंड होता है, उसको आप इस तरह से एडजस्ट करें कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस भी नहीं हो। और साथ ही साथ अंधेरे कमरे में जब रूम की लाइट बंद करके मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करें, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे होते हैं रात में सोते नहीं टाइम पे, रात में सब लोग सो गए, उसके बाद में अंधेरे में मोबाइल देख रहे हैं। तो इस आदत से भी आप छुटकारा पाएँ, क्योंकि क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल फ़ोन है, आज की डेट में सबसे बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। लेकिन मोबाइल फ़ोन का जो उपयोग है वो एक तरह से इस लेवल तक नहीं हो जाए कि वो एडिक्शन बन जाए। जैसे आजकल बच्चों में मोबाइल फ़ोन, जैसे अभी तो कोरोना कालखंड के कारण एक तरह से एक हमारी मजबूरी होगी कि हमारे पास कोई साधन नहीं है जिससे हम कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से हम के अलावा हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते अभी, क्योंकि सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग और क्राउडिंग को हमें अवॉइड करना है। लेकिन क्या है कि मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर का हम एक सीमित मात्रा में सीमित समय के लिए उपयोग करें, जिससे कि हमें कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से एडिक्शन नहीं हो जाए। तो विशेषज्ञों ने इसको नोमोफोबिया बोला है। नोमोफोबिया का मतलब होता है कि कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन का इस हद तक एडिक्शन हो जाना कि बच्चों को चिड़चिड़ापन हो जाता है अगर उनको फ़ोन नहीं दिया जाए तो, या उनको गुस्सा आने लग जाता है। यदि उनकी बैटरी मोबाइल फ़ोन की कम हो जाती है बैटरी, तो भी उनका मूड ऑफ हो जाता है। यदि उनका सिग्नल मतलब उनका डेट बैलेंस खत्म हो जाता है मोबाइल फ़ोन में, कि बैलेंस खत्म हो गया नेट का, तो भी उनका गुस्सा आ जाता है, उनका पेरेंट्स पेरेंट्स हम्म। वो इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं।
तो इसलिए आजकल पूरे विश्व भर में एक बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट मुहिम चल रही है, जिसको हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। तो डिजिटल अच्छा। डिटॉक्स का मतलब होता है कि आप डिजिटल डिटॉक्स कि हर सप्ताह में कम से कम 1 दिन या कुछ घंटे अपने मोबाइल फ़ोन से और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ से दूर रहें। उसका नाम है डिजिटल डिटॉक्स। तो सोने से पहले भी जैसे सोते हैं हम, सोने से पहले 1 घंटे पहले आप स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें, और कभी भी आप मोबाइल फ़ोन को अपने, क्योंकि आप जब सोते हैं तो मोबाइल फ़ोन के नोटिफ़िकेशन होते हैं, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा क्या होता है, मोबाइल फ़ोन से रेडिएशंस भी निकलते हैं, तो इसलिए इस हम्म। रेडिएशन से ये स्लीप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए जब अब अच्छा। आप सोते हैं तो मोबाइल फ़ोन कम से कम 3 मिनट दूर रख के सोएँ। और साथ ही साथ जो इसको स्विच ऑफ या तो वाइब्रेशन पे कर दें, ताकि ये रात को कोई मतलब वो डिस्टर्ब नहीं हो। और साथ ही साथ क्या, अपने जो भी आपके बहुत करीबी लोग हैं उनको एक कोई लैंडलाइन नंबर भी दे दें, ताकि कोई इमरजेंसी हो जाए तो कम से कम वो मोबाइल फ़ोन अगर आपका स्विच ऑफ है या नहीं पहुँच पाए तो इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट कर लें। तो ये सब चीज़ें जी। हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोरोना कालखंड में आज हम मोबाइल फ़ोन वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हैं, संवाद कर पा रहे हैं। लेकिन हमें हर टेक्नोलॉजी की जो एक बेनिफिट्स हैं, उसके फ़ायदे हमें लेने चाहिए। उसको इस तरह से मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें वो एक टेक्नोलॉजी हमारे लिए अभिशाप बन जाए। इसलिए संस्कृत में बिल्कुल। कहा है अति सर्वत्र वर्जयेत, कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। और मैं एक नेत्र विशेषज्ञ के नाते कह सकता हूँ कि हमारे पास ऐसे-ऐसे बच्चे आते हैं जिसमें पेरेंट्स मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा कि अभी थोड़े दिन पहले, कुछ महीनों पहले कोरोना कालखंड से पहले एक पेरेंट्स 8 साल 10 साल के बच्चे को लेके आए, जो कि मोबाइल फ़ोन उसका छीन पेरेंट्स ने मना किया था कि तुम्हारे कल एग्ज़ाम है, मोबाइल फ़ोन तुम यूज़ मत करो। तो वो 10 साल का बच्चा कोटा से लेके जैसे जयपुर अकेले गुस्से में चला गया, वो जयपुर मतलब ट्रेन में बैठ के चला गया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। उसको चाइल्ड लाइन वालों ने रेस्क्यू किया। तो हम लोग ऐसे कई सारे बच्चे देखते हैं जिनको 10 साल के बच्चों को, 8 साल के बच्चों को इतना गुस्सा आता है कि वो पेरेंट्स को मतलब काफ़ी गुस्से में पेरेंट्स कुछ बोल नहीं पाते हैं कि साहब आप समझाइए इनको, क्योंकि आपकी बात हो सकता है आपकी बात मान ले। फिर हम उनको डराते हैं कि आप इंजेक्शन लगाएँगे हम आपको, आपका मोबाइल फ़ोन आपने यूज़ किया था, आपकी आँखें खराब होंगी, आप इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है और हमें इसकी अति करने से बचना है। बिल्कुल। सर, ये बच्चों में क्या, ये तो बड़ों में भी है प्रॉब्लम। कहते हैं ना, एडिक्ट हो चुके हैं हम लोग। जबकि कहा जाता है हुँ। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। तो हमें बिल्कुल, बड़ों बिल्कुल। को भी थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, एक दिन व्रत रखना चाहिए हमें। भाई एक हुँ, दिन हम हुँ। उपवास रखेंगे, तो उसी तरीके से हमें भी ये रखना चाहिए कि हम भी अपने गैजेट्स जो हैं इनसे थोड़ा सा एक दिन या कुछ घंटे के लिए दूर रहेंगे। आपने बहुत अच्छी सी जानकारी दी। कोरोना काल की जब बात चली है डॉक्टर साहब, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कोरोना आंखों के जरिए भी हमें संक्रमित कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कोरोना वायरस जो है सबसे उसका मुख्य रूट है नाक के थ्रू जो बॉडी में प्रवेश करता है, हुँ, और कोरोना आँखों के थ्रू भी शरीर में जा सकता है। इसीलिए हुँ, सबसे जो आपने देखा होगा कि आजकल मास्क के साथ-साथ जो सेफ्टी गॉगल्स का भी और फेस शील्ड का भी एक प्रचलन चल रहा है। क्योंकि फेस हुँ, शील्ड हुँ, के माध्यम से क्या होता है कि कोरोना के वायरस जो होते हैं वो आँखों और नाक के माध्यम से प्रवेश करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हुँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, आप हाथों को साबुन से धोते रहें और बार-बार अपने चेहरे को न छुएँ, ना आँखों को छुएँ। कई बार हम लोग आँखों को मसल लेते हैं, रगड़ लेते हैं, तो उससे 2 नुकसान हो सकते हैं। एक तो क्या होता है कि कोरोना वायरस, अगर आपके हाथ गंदे हैं आपके या संक्रमित हैं हाथ आपके, आपने हैंड वॉश नहीं किए, तो उन्हीं हाथों से आप आँख को रगड़ रहे हैं, तो आँखों में कोरोना वायरस जा सकता है। आँखों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू शरीर में भी घुस सकता है वो। और साथ ही साथ क्या होता है, यदि आपने अपने हाथ सैनिटाइज कर रखे हैं, तो भी आप आँखों को नहीं छुएँ, क्योंकि उससे जो सैनिटाइज़र में जो केमिकल होता है, उसके थ्रू केमिकल कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। इसलिए आपका सवाल का जवाब है यस, आँखों के थ्रू कोरोना वायरस शरीर में जा सकता है। पर लेकिन फिर भी इसकी संभावना नाकों की तुलना में थोड़ी कम होती है, क्योंकि सबसे जो मेन रूट होता है कोरोना वायरस का वो नाक के थ्रू होता है। लेकिन फिर भी आँखों में आप बच के रहें, चश्मा लगाएँ और साथ ही साथ आँखों को न छुएँ। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन, जैसे कि मास्क का उपयोग, जैसे आप देख रहे हैं ये एक N99 मास्क है, तो इसका हुँ, उपयोग हम लोग ऑपरेशन करते टाइम करते हैं, ऑपरेशन के समय हम लोग करते हैं और साथ ही साथ क्लिनिक में भी हम लोग करते हैं इस मास्क का उपयोग, जिससे कि
वायरस जो होता है वो शरीर नाक के थ्रू जाने नहीं पाए। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमें जो है सबसे इन सब सावधानियों को रखते हुए यदि हम नेजोफेरेंजियल वास यानी जल नीति कर रहे हैं, जल नीति में क्या होता है कि एक नाक से हम पानी डालते हैं, दूसरी नाक से निकलता है, तो उससे क्या होता है निकलता कि पूरा नेजल नेजल पैसेज वास हो जाता है हमारा। तो जल नीति जो है वो एक वायरल लोड कम करने की बहुत ही अचूक विधि है, जिसका लंग इंडिया मई 2020 में भी इसका आर्टिकल साइंटिफिक आर्टिकल आ चुका है। और जल है। नीति क्या होता है कि हमारे शरीर में वायरस लोड को बढ़ने नहीं देती है, तो इससे क्या वायरस लोड बढ़ता नहीं है, तो क्या होता है कि हमारी जो शरीर होता है वो जो वायरस आता है उससे शरीर हमारा सक्षम हो जाता है निपटने में। यदि हमारा हम मास्क लगाते हैं तो एक लिमिटेड वायरस हमारे अंदर जा रहा है, उस लिमिटेड वायरस को डील करने में बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी होती है। लेकिन जब वो वायरल लोड ज़्यादा बढ़ जाता है या वायरस मल्टीप्लाई होकर हज़ारों की संख्या में हो जाते हैं, तो फिर हमारे शरीर में वायरस के सिम्टम होते हैं, जो बुखार आना, गले में खराश होना और सांस में तकलीफ होना आदि आदि। तो इससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना पड़ेगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, हैंड हाइजीन का उपयोग करना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी हाइजीन माने कि थ्रोट में गले को नमक के पानी से साफ करना, जल नीति करना और साथ ही साथ स्टीम लेना, वो भी हम करना हमें बहुत ही आसान तरीका स्टीम लेने का। तो ये सब तरीके जो है कोरोना कालखंड का युग धर्म है। आज जो समय चल रहा है ये ऐसा समय 100 वर्ष के बाद आता है। 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, तब ऐसा समय आया था। उस समय भी लगभग करोड़ों व्यक्तियों 5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। और कोरोना कालखंड ने वैश्विक महामारी के दौरान आज का ये युग धर्म है कि हमें मास्क लगाना है, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें हैंड हाइजीन का पालन करना है और हमें रेस्पिरेटरी हाइजीन का पालन करना है। आंखों में भी हमें बार बार आंख को टच नहीं करना है, जिससे आंखों के माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि चाइना के वुहान शहर में सबसे पहले डॉक्टर आंखों के डॉक्टर ली वुलियांग थे, जिन्होंने इस महामारी के बारे में वहाँ की लोकल अथॉरिटी को अलर्ट किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश डॉक्टर ली वुलियांग की बात पर ध्यान नहीं दिया गया। उनको पुलिस ने उनको बताया कि आप इस तरह की मिथ्या जानकारी नहीं फैलाएं तो अच्छा रहेगा, और उनको वार्निंग दी गई। और अंततः डॉक्टर ली वुलियांग, जो कि वुहान के हॉस्पिटल में एक नेत्र विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थे, सबसे पहले उन्होंने इस महामारी के बारे में आगाह किया था। और उनकी मृत्यु भी कोरोना वायरस से 9 जनवरी 2020 में हुई थी। तो ये एक वायरस ऐसा है जो कि बहुत ही इन्फेक्शियस है, बहुत ही हाईली कंटेजियस है, इसलिए हमें बच के रहना पड़ेगा, इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा, बिल्कुल। जिससे कि हम बचें और साथ ही साथ इसके कम्युनिटी फैक्टर से रोकने में हम मददगार साबित हो सकें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। इसमें तो ये कि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। अब जैसे किसी को अगर कोरोना हो जाता है, कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति हो जाता है, तो क्या उसकी आंखों पर भी कुछ वो असर छोड़ के जाता है, डॉक्टर साहब? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व भर में कोविड-19 से जो भी पेशेंट रिकवर हो रहे हैं या जो घर लौट के आ चुके हैं, कोविड-19 नेगेटिव हो चुके हैं, आजकल पूरे विश्व भर में ऐसे कई सारे केस आ रहे हैं जिनको आँखों से अचानक दिखाई देना बंद हो रहा है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन या सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि छोटी सी खून की बारीक सी नलियाँ होती है, जो जाल होता है। तो ये जो जाल दिख रहा है आपको खून की नाड़ियों का, हम्म। तो इसमें क्या होता है हम्म। कि खून कोरोना वायरस वाले रोगियों में खून की जो स्थिति होती है वो खून हाइपर कोगुलेबिलिटी हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है। क्योंकि और गाढ़ा होने के कारण क्या होता है कि अचानक जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है, जो कि आँख की जो दृष्टि तंत्रिका को सप्लाई करती है, या आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो महीन जाल कोशिकाओं का है, नेत्रवाहिकाओं का है। तो ये जो महीन जाल दिख रहा है आपको नीले और लाल रंग में, तो इसमें ओक्लूजन आ जाता है। ओक्लूजन होने के कारण क्या होता है, अचानक व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। और दिखना बंद हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि लॉस ऑफ विजन हो जाता है। हम्म। तो लॉस ऑफ विजन होने की वजह से क्या होता है कि इसको हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन या सीआरएओ या सीआरवीओ, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। तो पूरे विश्व भर में ऐसे कई सारे केस रिपोर्टेड हैं। कोटा में भी हमने कुछ केस देखे हैं जिनके बारे में आप समाचार पत्रों में पढ़ेंगे। और इस तरह की बीमारियां आजकल काफी कॉमन हो रही है। जिस प्रकार से आपने देखा कि
कोरोना वायरस से एक बार नेगेटिव हो चुका व्यक्ति दोबारा पॉजिटिव हो रहा है, उसके लंग के अंदर हाँ, फाइब्रोसिस हो रही है, उसके बिल्कुल। ब्रेन में स्ट्रोक हो रहा है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, उसकी स्किन में पिगमेंटेशन हो रहे हैं, उसकी स्किन में चकत्ते हो रहे हैं व्हाइट ब्लैक कलर के। तो ये एक वायरस है, ये एक तरह का ऐसा मिस्टीरियस वायरस है जिसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और बहुत सारी रिसर्च होना बाकी है। तो आंखों में भी क्या हुआ कि जब जब हम लोग लिटरेचर देखते हैं, अभी जब से ये कोविड-19 देश में हुआ है, तब से हमने लॉकडाउन के समय भी ऐसे 4-5 रोगी देखे थे जिनको अचानक दिखना बंद हो गया था। तो उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कारण हुआ, जैसे हमने सोचा कि शायद ये अपने आप ही हो गया होगा। पर अभी कुछ ऐसे व्यक्ति आए जो कि कोविड-19 से वो नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन उनको कोविड-19 से नेगेटिव होने के या अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लगभग 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद उनकी आँखों से अचानक दिखना बंद हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमने जब उनकी हिस्ट्री ली, उनको इन्वेस्टिगेट किया, जब उन्हें जानकारी हमने उनसे ली, तो उन्होंने बताया कि उनको कोविड-19 हुआ था। तो फिर हमने जब लिटरेचर हमने देखा, वो जो वर्ल्ड का लिटरेचर जिस प्रकार से आजकल जो मेडिकल जर्नल्स में प्रकाशित हो रही है केस रिपोर्ट है, उसमें हमने पाया कि आँखों में जो सडन लॉस ऑफ विजन है, वो काफ़ी इन रोगियों में हो सकता है। इसलिए ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। यदि कोविड-19 से पीड़ित कोई व्यक्ति की आँखों में दिखाई देना अचानक बंद होता है, तो तुरंत बिना किसी डिले के आप तुरंत नेत्र विशेषज्ञ के पास पहुंचे और आप उनको बताएं कि इस तरह से मेरी आंख में प्रॉब्लम हुई है, ताकि आपका इलाज समय रहते हो सके। बिल्कुल, ये वास्तव में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि जनरली लोगों को नहीं पता कि कोविड-19 के होने के बाद आँखों को भी इतना ज़्यादा नुकसान कर सकता है ये। चलते-चलते डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा कि चश्मा हटाने के लिए जो लेसिक लेज़र सर्जरी होती है, जिसे फ़ेकिक लेंस प्रत्यारोपण के कहा जाता है, वो चीज़ क्या है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि एक्चुअली चश्मा हटाने के लिए जो लेसिक लेजर सर्जरी होती है, वो इसमें क्या होता है कि आँख का जो कॉर्निया होता है, उस हुँ, कॉर्निया को लेसिक मशीन के माध्यम से उस कॉर्निया को मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसकी पावर को सेट कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कॉर्निया का पावर होता है वो 44 डायोप्टर 44 डायोप्टर होता है और आँख का टोटल पावर 60 डायोप्टर होता है। तो लेसिक लेजर पद्धति में लेजर किरणों के माध्यम से कॉर्निया को कॉर्निया सेट कर दिया जाता है, उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को साफ दिखाई देने लग जाता है। फेकिक लेंस एक विशेष प्रकार का लेंस होता है, जिसमें ये आप देख पा रहे हैं जो आँख का क्रिस्टलाइन लेंस है और इसके बीच में जो जगह होती है, तो इस प्रकार से इस जगह के अंदर एक विशेष लेंस प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, जिसको फेकिक लेंस बोलते हैं। तो फेकिक लेंस जो होता है वो उन लोगों में किया जाता है जिसमें लेसिक करना संभव नहीं हो पाता है, जिनका कॉर्निया पतला होता है या जिनका चश्मे का नंबर बहुत अधिक होता है। जिससे अगर मान लो किसी का नंबर -8 या -10 तक है और कोर्निया की जो मोटाई होती है उसकी 550 या 600 माइक्रोन है, तो उसका लेसिक लेजर हो सकता है। लेकिन किसी का नंबर -20 है या -25 है, बहुत ज़्यादा नंबर है उसका, तो उसके अंदर भी फेकिक लेंस प्रत्यारोपण के माध्यम से उसका चश्मा हटाया जा सकता है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी आज हमें दी, सारी आँखों को लेकर के जितनी भी भ्रांतियाँ थी, वो आपने हमारी दूर की, हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उनको आपने इतने अच्छे से सारी चीज़ों को लेकर के समझाया। वास्तव में आँखें हमारी जो शरीर है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हमें आँखों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, बिल्कुल वो आपको थैंक्स कह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पिंकी कुलसे जुड़ी हुई हैं, चेतन गौतम जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ भट्ट साहब जो कि राजस्थान पत्रिका में थे, यहाँ पर वो भी आपकी बायोग्राफी उन्होंने सुनी, उनको बहुत अच्छा लगा। संजय मेहरा जी आपको स्वागत कर रहे हैं। ज्योत्सना शर्मा जी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर देवेंद्र इंद्रेश जी उदयपुर से हमारे साथ हैं। अंजना श्रीवास्तव जयपुर से हैं हमारे साथ। वो डॉक्टर रविंद्र मारू जी हैं, वो आपको कह रहे हैं बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी आपने बताई है यहाँ पर। और ये लिए हम लोग, हमारे जो चैनल है दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल, और हमारे जो सपोर्टेड हैं दापिका ने पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी की तरफ से, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब कि आप आए और इतनी अच्छी सी जानकारी हमें यहाँ पर दी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर रेणु दर्शकों, जी। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर सो साहब। मच। थैंक यू। दर्शकों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेत्र सर्जन और सूबी नेत्र चिकित्सालय एवं लेजिक लेजर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश पांडे साहब, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किस तरीके से हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना है, क्योंकि आंखें इस खूबसूरत जहान को हम तक पहुंचाती है, इसकी खूबसूरती हम तक पहुंचाती है। तो आंखों को हमें उसी तरीके से ध्यान रखना है जिस तरीके से हम हमारे बाकी अंग है शरीर के, उनका ध्यान रखते हैं। कोरोना का समय है, कोरोना के समय में किस तरीके से हम आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं वो डॉक्टर साहब ने हमें बताया। बहुत सारी भ्रांतियां थी, वो डॉक्टर साहब ने हमारी दूर की है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना के इस समय में हमें अपना बचाव करना है, साथ में अपनों का बचाव करना है।
सरकार की जो गाइडलाइंस हमें दी गई है, उन गाइडलाइंस का हमें प्रयोग करना है, उन गाइडलाइंस का हमें पालन करना है, तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगले वीक यानी कि नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं हमारे कोटा के अंदर, हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, लेकिन कोरोना के समय में जो गाइडलाइंस हमें दी गई है उसका पालन हमें करना है। हम ही अब आपसे 5 जनवरी को मिलें 5 तारीख को मिलेंगे नवंबर को। बहुत सारे हमारे जो दोस्त होंगे, हमारे साथ अच्छे-अच्छे खास मेहमान होंगे, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। अभी हमें आप इजाजत दीजिए, अनुमति दीजिए। गुड नाइट, चंबा के। नमस्ते।